Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. Bipolar and related disorders. जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, बाइपोलर बाय मतलब टू पोल्स यानी डिफरेंट डायरेक्शंस, दो सिमतें हम लोग कह रहे हैं. ठीक है, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स मैंने इंट्रो में भी बताया था एग्जांपल के तौर पर कि DSM 5 में बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अलग किया गया है और स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर उनको प्लेस किया गया है. ठीक है, इन टर्म ऑफ सिम्टोमोलॉजी, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स की बेस के ऊपर. बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे पास जो आ जाता है डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 साइक्लोथिमिक, substance medication induced bipolar and related disorder, bipolar and related disorder due to another medical condition, or the specified bipolar and related disorder and unspecified bipolar and related disorder. अब जो सबसे पहला हमारे पास डिसऑर्डर वो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो बाइपोलर 1 के डिसऑर्डर का डायग्नोसिस है, उसके लिए नेसेसरी है कि जो मैनिक एपिसोड का है वो क्राइटेरिया मीट करे और यही मैनिक एपिसोड जो है वो फर्दर जो है हाइपोमैनिक या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स की तरफ लीड करें. अब जो हमारे पास सबसे पहली एपिसोड है वो है मैनिक एपिसोड. बाइपोलर 1 के जो मेन एक तरह से रिकॉग्निशन है कि इसमें मैनिक एपिसोड होती है. कुछ केसेस में हाइपोमैनिक नहीं होती, मैनिक एपिसोड होगी, देन डिप्रेसिव एपिसोड होगी, लेकिन मैनिक एपिसोड होना मस्ट है. सो मैनिक एपिसोड जब होगी तो उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ हम लोग जाएंगे. क्राइटेरिया ये हमें क्या कहता है, एक डिस्टेंस पीरियड होगा एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव या इरिटेटेबल मूड का, जो कि परसिस्टेंटली गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी या एनर्जी को जो है वो इंक्रीज़ करेगा. और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी 1 वीक होगी, मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होगा और नियरली एवरी डे प्रेजेंट होगा. मैं साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फीचर्स, मैं उनको इसी के साथ क्राइटेरिया के साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ. सो मैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है डायग्नोस्टिक फीचर्स उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. अब एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड और एक्सपेंसिव इरिटेटेबल मूड जो है परसिस्टेंटली, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है परसिस्टेंटली, मतलब कि वो लगातार 1 वीक में मोस्ट ऑफ द डे जो है मूड जो है वो एनर्जी लेवल हाई है, मूड इरिटेटेबल है, मूड ख़राब है. ठीक है, और क्राइटेरिया बी हमें क्या कहते हैं, जो पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस और इंक्रीज जो पीरियड है इस मूड डिस्टर्बेंस का, जो एनर्जी इंक्रीज़ का या एक्टिविटी इंक्रीज़ का है, उसमें हमारे पास B1, B2, B3 आगे 7 पॉइंट्स दिए गए. इनमें से 3 सिम्टम्स उसके अंदर लाजमी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और सिग्निफिकेंट डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये नोटिसेबल चेंज होगा उसके यूजुअल बिहेवियर में. टाइम ड्यूरेशन इसकी 1 वीक है, इरिटेटेबल मूड है, एलिवेटेड मूड है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, मूड डिस्टर्बेंस और ये जितनी भी एनर्जी और एक्टिविटी है इस पीरियड के दौरान, ये जितने आगे 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनमें से जो है 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, प्रेजेंट होंगे और सिग्निफिकेंट डिग्री तक उसकी मूड में नोटिसेबल चेंज लाएंगे. यूजुअल बिहेवियर से पता लग रहा होगा कि ये बंदा जो है पहले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं था, एकदम से कैसे. सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेल्फ इस्टीम इन्फ्लेटेड होगी या ग्रेंडियोसिटी होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनमें. नीड फॉर स्लीप उनकी कम हो जाएगी. 3 घंटे सोने के बाद भी वो फील करेंगे कि उन्होंने जिस तरह 8 घंटे की नींद मुकम्मल कर ली है. बहुत ज़्यादा बोलेंगे और बोलते वक्त प्रेशर रखेंगे. कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल. लेकिन अब मेरी मैनिक एपिसोड नहीं है, मैं तो नॉर्मल रूटीन में भी बोल रही हूँ. जब मैं खुश हूँ मैं तब और ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ. लेकिन जो जिनको मैनिक एपिसोड होगी वो खुशी में भी इतना नहीं बोलते होंगे और वो नॉर्मल रूटीन में भी इतना नहीं बोलते होंगे. जैसे ही मैनिक एपिसोड आई वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे और प्रेशर देकर बोलेंगे. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगी, समझ नहीं आएगी कि वो किस बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं.
उनको लगेगा उनकी जो थॉट्स हैं वो भाग रही हैं, और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होगी, आसानी से उनकी अटेंशन एक बात से दूसरी बात की तरफ डाइवर्ट की जा सकती है। जैसे अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कॉलम पढ़ते पढ़ते, अगर वो न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ रहे हैं, कॉलम पढ़ते पढ़ते अगर उनकी नज़र जो है वो नेक्स्ट पेज पे कोई और कॉलम है, कोई और न्यूज़ है, उस पे जा पड़ी है, उनको भूल जाएगा, उनकी अटेंशन उस तरह से उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। या उनसे कोई और बात करेगा तो वो जो पढ़ रही थे उनको भूल ही जाएगा, उनकी अटेंशन कि वो ये काम कर रहे थे, उनकी अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। गोल डायरेक्टेड जो एनर्जी है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ होगी, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो सेक्सुअली, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। या साइकोमोटर एजिटेशन होगी, पर्पसलेस नॉन गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी उनकी होगी। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में हो जाएगी जिनमें हाई पोटेंशियल होगा कि उनके पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस हों, उससे उनको नुकसान पहुंच सके। अब क्राइटेरिया सी कहता है कि ये जो मूड डिस्टर्बेंस है ये मार्क्ड इम्पेयरमेंट उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में जो है वो कॉज करेगी, और हॉस्पिटलाइजेशन तब नेसेसिटेट करेंगे जब वो खुद को सेल्फ हार्म की सिचुएशन होगी या दूसरों को, या साइकोटिक फीचर्स होंगे। नेक्स्ट इनके स्पेसिफायर्स और फीचर्स मैं नेक्स्ट इनको डिस्क्राइब भी करूँगी। जो ये एपिसोड जो है किसी और सब्सटेंस के या मेडिकल कंडीशंस के इफेक्ट से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है। और बाइपोलर 1 का जितना भी ड्यूरेशन होगा, उस लाइफ टाइम ड्यूरेशन पूरी एपिसोड में, ठीक है, 1 महीने के एपिसोड लाजमी होगी पूरे डिसऑर्डर की, कम से कम एक। बाद में बेशक हाइपोमैनिक आई है, डिप्रेसिव आई है, लेकिन एक फुल मैनिक एपिसोड मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाइपोमैनिक एपिसोड। हाइपोमैनिक एपिसोड और मैनिक एपिसोड में मेजर डिफरेंस बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये डिफरेंस नहीं कर पाते, उनके लिए ये होता है कि मैनिक एपिसोड में बहुत ज़्यादा हाई मूड हो जाता है, हाइपोमैनिक में कम हो जाता है। नो, डिफरेंस इज दैट कि जो मैनिक एपिसोड है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 वीक है, और जो हाइपोमैनिक एपिसोड है इसकी टाइम ड्यूरेशन 4 कंसेक्यूटिव डेज है। ऑलमोस्ट सिम्टम्स वही हैं, कुछ चेंज है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन चेंज है, क्राइटेरिया सी भी चेंज है इनमें। हाइपोमैनिक एपिसोड में एक डिस्टेंस पीरियड ऑफ एबनॉर्मेलिटी होगा, परसिस्टेंट एलिवेटेड मूड होगा, एक्सपेंसिव मूड, या फिर इरिटेटेबल मूड होगा, और एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये एटलीस्ट 4 कंसेक्यूटिव डेज होगा और मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होगा। ये जो पीरियड होगा मूड डिस्टर्बेंस का, इंक्रीज एनर्जी होगी, एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। आगे हमारे पास जो 7 पॉइंट्स हैं उनमें से 3 सिम्टम्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होंगे, और एक नोटिसेबल चेंज यूजुअल बिहेवियर में उसको प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जिस तरह ऊपर था कि इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम या ग्रेंडियोसिटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, बहुत ज़्यादा टॉकटिव होना, बोलते हुए प्रेशर देना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनमें हाई पोटेंशियल ऑफ पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होगा। क्राइटेरिया सी में कहता है कि ये एपिसोड जो है उसकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है, एक अनइक्वोकल चेंज उस पर लाती है जो उस इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरह से नहीं है, ठीक है। चेंज उसके अंदर आया है, ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। ये दूसरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे क्राइटेरिया डी बता रहा है ये डिस्टर्बेंस जो है मूड की, ये फंक्शनिंग में चेंज इन फंक्शनिंग जो है ये ऑब्जर्वेबल है, लेकिन इसका स्वेयर अफेक्ट नहीं हो रहा, बहुत मार्क्ड इम्पेयरमेंट उस तरह की वो कॉज नहीं करा उसकी सोशली ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में, और या फिर वो उसको नेसेसिटेट करे हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ केसेस में कर भी सकता है अगर साइकोटिक सिम्टम्स भी हों, अगर साइकोटिक सिम्टम्स होंगे तो वो बाय डेफिनेशन हमारे पास मैनिक एपिसोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एपिसोड जो है किसी भी सब्सटेंस की जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनसे एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है। जो हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होती हैं बाइपोलर 1 में, ठीक है,
लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होती हमारे पास इसके डायग्नोसिस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हाइपोमैनिक भी होगी तो हम उसको कहेंगे मैनिक एपिसोड आई है, डिप्रेसिव एपिसोड आई है, बाइपोलर 1 डायग्नोस्ड, ठीक है, बाइपोलर 1 के डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। देन वी हैव अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। सो इसमें क्या होगा, हमारे पास नीचे 9 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं और उनमें से 5 या मोर देन 5 जो हैं वो प्रेजेंट होंगे 2 वीक्स पीरियड के लिए, ठीक है, और एक चेंज रिप्रेजेंट करेंगे उसकी प्रीवियस फंक्शनिंग में। एटलीस्ट उसका एक सिम्टम्स 2 में से प्रेजेंट होगा, एक या डिप्रेस्ड मूड होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन या लॉस ऑफ प्लेयर, ठीक है। डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर, इन दोनों में से एक लाजमी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब किसी और मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल ये नहीं होगा, ठीक है, ये टोटली बंदा फिट है फिर भी उसको ये फील हो रहा है। पॉइंट 1 जो हमारे पास है, डिप्रेस्ड मूड होगा, मोस्ट ऑफ द डे होगा और सब्जेक्टिव रिपोर्ट भी हो सकती है, दूसरे ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है। नियरली एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डे और एवरी डे। इंटरेस्ट जो है प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ में वो डिमिनिश्ड हो जाएगा नियरली एवरी डे। सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा जब वो डाइटिंग नहीं कर रहे होंगे और वेट गेन होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5% बॉडी वेट जो है वो उसमें चेंज आएगा। डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा एपिटाइट में, अगर वो डाइटिंग नहीं भी कर रहे तो उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, या वो अगर उस तरह से खा पी नहीं भी रहे तो उनका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इंसोम्निया होगा या हाइपरसोम्निया, या तो सारा दिन सोए रहेंगे या फिर बहुत सोना उनके बिल्कुल सिरे से ही कम हो जाएगा। साइकोमोटर एजिटेशन होगी या रिटार्डेशन होगी नियरली एवरी डे। ये जितने सिम्टम्स हैं ये नियरली एवरी डे होंगे और मोस्ट ऑफ द डे होंगे। फटीग होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, वर्थलेसनेस की, खुद को फील करेंगे वो कुछ हैं ही नहीं, और इनअप्रोप्रिएट उनको गिल्ट होगा, और इसके साथ जो उनकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। थॉट्स ऑफ डेथ आएंगी, रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन होगी और एक स्पेसिफिक प्लान के साथ होगी कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करें, एक स्पेसिफिक प्लान के साथ वो फिर वो सुसाइड कमिट भी करें। जो सिम्टम्स हैं ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें। और ये एपिसोड जो है ये किसी भी सब्सटेंस या किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब सिंपल अगर हम लोग बाइपोलर 1 के डिसऑर्डर के डायग्नोसिस की तरफ आए, क्राइटेरिया ए इसका कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड हो, A to D हमारे पास जो क्राइटेरिया मैनिक एपिसोड का बताया है। बी हमें ये कहता है जो ऑकरेंस है मैनिक की और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की, ये जो है किसी और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर की तरफ अगर हम लोग आए तो जो डायग्नोस्टिक कोड है बाइपोलर 1 का वो बेस करता है उसकी करंट और मोस्ट रीसेंट एपिसोड के और उसके स्टेटस के ऊपर कि उसकी करंट सिवियरिटी क्या है, उसके साइकोटिक फीचर्स क्या है, उसकी रिमिशन स्टेटस क्या है। करंट सिवियरिटी और साइकोटिक फीचर्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं फुल क्राइटेरिया में, ठीक है। और ये नीचे एंड पे हमारे पास स्पेसिफाइज दिए गए हैं, ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब यहाँ पे कोड्स बताए गए हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है कि स्वेयर लेवल पे है बाइपोलर 1, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि करंट मोस्ट रीसेंट एपिसोड मैनिक होगी तो उसको हम कोड क्या देंगे, करंट मोस्ट रीसेंट एपिसोड हाइपोमैनिक होगी, करंट मोस्ट रीसेंट एपिसोड डिप्रेसिव, ठीक है, और करंट और मोर रीसेंट एपिसोड अनस्पेसिफाइड, ठीक है। जब साइकोटिक फीचर्स के साथ है तब उसका क्या हम लोग डायग्नोसिस देंगे। साइकोटिक फीचर्स मीन्स कि हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आना, ठीक है। ये नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इन पार्शियल रिमिशन है, फुल रिमिशन है, उसको उस हिसाब से फिर हम लोग कोडिंग देंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक फीचर मैंने बताया था कि मैं साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो मैंने
क्राइटेरिया में उसके साथ ही कर दिया। अब एसोसिएटेड फीचर्स हमारे पास इस डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही हैं, वो क्या हैं? जो एक मैनिक एपिसोड है, जिस इंसान को मैनिक एपिसोड के दौरान जो है एक तरह से वो उनको परसीव नहीं होगा कि वो बीमार हैं, कि उनको ट्रीटमेंट जब दी जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेबल होंगे ट्रीटमेंट की तरफ, और उनकी सारी पर्सनालिटी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से उनकी जो पर्सनल अपीयरेंस है वो सेक्सुअली सजेस्टिव एक तरह से हो जाएगी, ड्रेस में चेंज, मेकअप में चेंज, हर एक चीज़ में चेंज आ गया। और उनकी जो सेंसेस हैं, स्मेल, हियरिंग और विजन, ये शार्पर हो जाएंगी। गैम्बलिंग और एंटी सोशल बिहेवियर मैनिक एपिसोड के साथ आ सकता है। हॉस्टाइल और फिजिकल थ्रेटनिंग इनमें आ सकती है। जब डिल्यूजन्स होंगी, इन साइकोटिक फीचर्स हैं, तो असल्टिव और सुसाइड भी आ सकती है। कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में मैनिक एपिसोड के पुअर जजमेंट हो सकती है, लॉस ऑफ इंसाइट हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और मूड जो है वो रैपिडली जब शिफ्ट करेगा एंगर या डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो मैनिक एपिसोड के दौरान हो सकते हैं, और लेकिन ये कुछ लम्हों के दौरान ही ख़त्म हो जाएंगे, या विद इन और या रेयरली एक दिन तक वो रहेंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। प्रेवलेंस की तरफ इसकी अगर हम लोग आएँ तो इसकी जो 12 मंथ्स प्रेवलेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में वो 0.6% है बाइपोलर 1 की। ठीक है, और क्रॉस 11 कंट्रीज़ 0.0% टू 0.6% है। और लाइफ टाइम अगर मेल टू फीमेल प्रेवलेंस रेशियोज़ की देखी जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.1:1 है। ठीक है, मेल टू फीमेल है, यानी 1.1 मेल एंड 1 फॉर फीमेल। डेवलपमेंट एंड कोर्स देखा जाए तो बाइपोलर 1 जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डेवलप होता है 18 ईयर्स बाइपोलर 1 के लिए। ठीक है, और स्पेशल कंसंट्रेशन जो नेसेसरी होती हैं कि ये बच्चों में हम डिटेक्ट कर सकें। ठीक, और जो 90% इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें सिंगल मैनिक एपिसोड हो चुकी होती है, वो करंटली किसी मूड एपिसोड से लाजमी गुजर चुके होते हैं। ठीक है, और तकरीबन 60% जो मैनिक एपिसोड्स हैं वो इमीडिएटली होती हैं एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के बाद। ज़रूरी नहीं है कि पहले मैनिक आएगी तभी डिप्रेसिव आएगी, पहले डिप्रेसिव एपिसोड भी आ सकती है, उसके बाद मैनिक एपिसोड आ सकती है। ठीक है, और जिन इंडिविजुअल्स को बाइपोलर 1 है, ठीक है, उनमें मल्टीपल मूड एपिसोड्स हैं, विद इन 1 ईयर वो स्पेसिफाइड विद रैपिड साइक्लिंग उनको दिया जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ आए। एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, एंड फिजियोलॉजिकल एंड कोर्स मॉडिफायर्स जो हैं हमारे पास। एनवायरमेंटल फैक्टर ये है कि बाइपोलर जो है वो ज़्यादातर हाई इनकम में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू लो इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है, 1.4 वर्सेस 0.7 वर्स। डाइवोर्स्ड विडो इंडिविजुअल्स, उनमें हाई रेट है बाइपोलर 1 का, और जो मैरिड एज़ कम्पेयर टू मैरिड, या जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, सिंगल पर्सन। और जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में देखा जाए जो फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर 1 की, एक स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट रिस्क फैक्टर है बाइपोलर डिसऑर्डर का। ठीक है, दिस इज़ एक तरह से रेंज करता है 10-fold इंक्रीज रिस्क कर देता है जो अडल्ट रिलेटिव्स होते हैं इंडिविजुअल्स के जिनमें बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जो हमारे पास लिटिल इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक कल्चर डिफरेंसेस हैं एक्सप्रेशन ऑफ बाइपोलर 1 की डिसऑर्डर्स की, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की है वो ट्रांसलेट भी करती है। अब जब आप किसी एक एरिया से आप पढ़ के आप दूसरे एरिया में गए हो, आप वहीं के टेस्ट वगैरह उठा के दूसरे एरिया में लेके जा रहे हो, दूसरे कंट्री में लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई यूएसए से पढ़ के आया है, पढ़ के नहीं भी आया तो वहाँ यहीं पे उसने पढ़ा है, लेकिन टेस्ट वो वहाँ वाले यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो उन टेस्ट में चेंज लाना पड़ेगा, कल्चर डिफरेंस है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में इसको नहीं देखा जाता, लेकिन ये चीज़ नोट की ये चीज़ है। और बाइपोलर 1 की जो प्रेवलेंस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है एफ्रो कैरेबियंस में, यानी
अफ्रीकन अमेरिकन या वाइट की निस्बत, ठीक है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ को देखा जाए तो फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा रैपिड साइकिलिंग जो है उसको एक्सपीरियंस करती है और मिक्स स्टेट्स को, और उनके अंदर जो कोमोबिडिटी के पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और हायर रेट्स होते हैं लाइफ टाइम ईटिंग डिसऑर्डर्स के। जो फीमेल्स होती है जिनमें बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करती हैं, और हायर रिस्क होता है, लाइफ टाइम रिस्क उनका होता है अल्कोहल एंड यूज डिसऑर्डर का एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एंड एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन की जो फीमेल्स हैं, सुसाइडल रिस्क की तरफ अगर आएँ तो 15 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन के, और अगर देखा जाए तो 1/4 ऑफ ऑल कंप्लीटेड सुसाइड्स होता है जो बाइपोलर के होते हैं। और एक पास हिस्ट्री बाकायदा इनकी सुसाइड अटैम्प्ट्स की होती है, एंड परसेंटेज स्पेंट डिप्रेस्ड, जितने परसेंट उनके डिप्रेस्ड डेज स्पेंड हुए हैं और जितनी उनकी पूरी जो सुसाइडल हिस्ट्री होती है ये उनके उस बताती है कि इस बंदे को कितना ज़्यादा रिस्क है सुसाइड अटैम्प्ट्स और या कॉम्प्लीशंस की तरफ का। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस, अब जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें जो इंडिविजुअल है वो फुली फंक्शनल लेवल के ऊपर आ जाता है 2 एपिसोड्स के दरमियान, लेकिन 30% जो होते हैं वो स्वेयर इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाते हैं होल वर्क में। अगर एक एपिसोड में कुछ इस तरह का मसला उनसे हो गया है, मैंने के एपिसोड है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब मैंने के एपिसोड ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद जब वो नॉर्मल रूटीन में वापस आएंगे तो वो मसला तो वहीं का वहीं है, उन्होंने उसको सॉल्व करना है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उनको उस तरह से नहीं याद करना उनसे हुआ क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मैंने के एपिसोड सिरे से नहीं होती और ना उसमें कोई हाइपोमैनिक सिम्टम्स होती हैं, उसमें सिंपली टोटल डिप्रेसिव एपिसोड चलती है, ठीक है। 2 वीक्स टाइम है उसका, उसमें किसी किस्म की एपिसोड और इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड है। अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में और इसमें डिफरेंस है कि इसमें फुल मैनिक एपिसोड है, बाकी डिसऑर्डर्स डिफरेंस हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो हैं उस डिसऑर्डर का, अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले आप लोग डिसऑर्डर्स उठाते हैं कि आपने अगर पेपर में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया है तो आपने यही वाले डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना है, तो आप इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को इसके साथ कंपेयर करके लिखो, ये बेस्ट तरीका है, क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आता कितना। अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में बाइपोलर 2 में मैनिक एपिसोड मस्ट नहीं है, लेकिन हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव मस्ट है। साइक्लोथिमिक जो है उसमें बाइपोलर, मैनिक, हाइपोमैनिक इन सब का मिक्सचर होता है, साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी मिक्सचर हो जाता है और डिसऑर्डर्स का सब कुछ का मिक्सचर बन जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड उनका नहीं होता, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पे जिस तरह 1 वीक मैनिक का है, हाइपोमैनिक का बकायदा है, डिप्रेसिव का 2 वीक्स है, उनका नहीं होता, ठीक। एज साइक्लोथिमिक में फिर आ जाते हैं मेडिकेशन और सब्सटेंस यूज़, उनमें जो वैलिड चीज़ होती है वो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हमें प्रूव करी होती है कि इसने सब्सटेंस या मेडिकेशन यूज़ किया, उसकी इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल की वजह से हो रहा है। जब वो मेडिकल कंडीशन पे आ जाएगी तो वो मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको वो हो रहा होगा कि उसकी कंडीशन की वजह से हो सकता है हार्मोनल चेंजेस हो गए हों, हो सकता है वो मेडिसन ऐसी ले रहा हो जिसकी वजह से उस डिजीज़ की वजह से वो मेडिसिन ऐसी ले रहा हो जिसकी वजह से उसको बाइपोलर हो रहा हो। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, इन सब में इनका डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है इसको प्राइमरी ये एक तरह से जो प्राइमरी डिसऑर्डर या कुछ केसेस में कोमॉर्बिड डिसऑर्डर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक केयरफुल हिस्ट्री इनमें चाहिए होती है कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बाइपोलर को से उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए केस हिस्ट्री अच्छे तरीके से लेना वो मस्ट है। आप जितने अच्छे से केस हिस्ट्री लोगे आपको उतना अच्छा पता लग जाएगा कि हाँ भी इसके कोमॉर्बिडिटी में जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ रहा है, इसकी कोमॉर्बिडिटी में पैनिक डिसऑर्डर आए, वट एवर जो भी डिसऑर्डर आ रहा है वो आपकी केस हिस्ट्री आपको बताएगी और उसके प्रेजेंट सिम्टम्स को, उसकी जिस चीज़ को वो लेकर आया है, प्राइमरी डायग्नोसिस उसका
देखना है जिन सिम्टम्स के साथ वो आया। फिर सब्सटेंस और मेडिकेशन यूज बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसका मेन रूट कॉज होगी सब्सटेंस या मेडिकेशन, और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इसको एक्सप्लेन भी करेंगी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो उसमें एलिवेटेड मूड होगा, उसमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें कोई एपिसोड मैंने किया हाइपोमैनिक नहीं होगी, या डिप्रेसिव एपिसोड उसमें नहीं होगी उनकी। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, उनके सब्सटेंशियल सिम्टोमेटिक ओवरलैप है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ, और मूड लाइबिलिटी और इम्पल्सिविटी दोनों कंडीशन में कॉमन है, ठीक है। और एक लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो एक रिप्रेजेंट लाजमी उनको करना चाहिए कि वो एक एपिसोड है, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ठीक है। सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं दोनों के, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड क्लियर कट बताया गया है कि इतना टाइम पीरियड है, इतने में ये एपिसोड है, इतने में ये एपिसोड है, और एपिसोड्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करेंगे, और एक बेस लाइन बताई गई है, ठीक है। अब डिसऑर्डर विद प्रोमिनेंट इरिटेटेबिलिटी, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट इरिटेटेबिलिटी होती है, जिस तरह लेकिन उसको हम लोग बाइपोलर डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पहला डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर उसमें इरिटेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसको बाइपोलर नहीं डायग्नोज कर सकते। अगर हम लोग बच्चे को बाइपोलर 1 डायग्नोज कर देते हैं तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। कोमोबिडिटी की तरफ अगर हम लोग आएँ तो इसकी जो कोमॉर्बिड हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ADHD है, इसके साथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हमारे पास कोमॉर्बिडिटी में ज़्यादा है। और जो इंडिविजुअल्स जिनमें सिम्टम्स जो होते हैं और क्राइटेरिया जो मीट करता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ, उनमें ज़्यादा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर पाया जाता है, और दोज विद बोथ डिसऑर्डर्स उनका जो है वो हाई रिस्क होता है, ग्रेटर रिस्क होता है सुसाइड अटेम्प्ट का।